दोस्तों नमस्कार। यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में। किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर, संतुलित रखकर रोग मुक्त रहा जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ प्रोफेसर राधा वल्लभ सती जी है, जो बात करेंगे अग्निकर्म क्या होता है आयुर्वेद में। आज हम अग्नि के बारे में चर्चा करेंगे। ये महत्वपूर्ण ये है कि हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम खाए गए अन्न को कैसे पचाते हैं, हमारा पाचन कैसा है। और यदि हम सम्यक रूप से भोजन, खाए हुए भोजन को पचा लेते हैं तो वो हमारे लिए स्वास्थ्यकर है, बल वृद्धिकर है और आयु वृद्धिकर है। इसके लिए महत्वपूर्ण है कि हम हमारी अग्नि बढ़िया हो, समाग्नि हो। जैसे कि अग्नि के जो आयुर्वेद में भेद किए गए हैं, 4 भेद हैं। समाग्नि है, विषमाग्नि है, मंदाग्नि है और तीक्ष्णाग्नि। इनमें दोष की उल्वणता महत्वपूर्ण है। तीनों दोष अगर समान रूप से हों, कार्य कर रहे हैं, तो क्षमाग्नि होती है। वात की प्रधानता से तीक्ष्णाग्नि विषमाग्नि हो जाती है। पित्त की अधिकता से तीक्ष्णाग्नि हो जाती है और कफ की अधिकता से मंदाग्नि होती है। अग्नि का कितना महत्व है हमारे स्वास्थ्य में। हमारे स्वास्थ्यकार बोलते हैं, लिखते हैं, रोगा सर्वेपि मंदेनु सूत्रान उदराणी च। अर्थात जितने भी व्याधियां हैं उनमें अग्निमांद्यता अनिवार्य रूप से होती है और इससे पहले उदर रोगों की उत्पत्ति होती है और बाकी सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। विशेष रूप से उदर रोग मंदाग्नि से उत्पन्न होते हैं। अब हम बात करेंगे अग्नि की। अग्नि का हम जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि समान, वायु, पाचक पित्त और क्लेदक कफ, ये तीनों लोग मिल करके अग्नि का कार्य करते हैं। लेकिन ये कैसे करते हैं, क्या प्रक्रिया है और इसमें कौन कौन से घटक या कारक महत्वपूर्ण है, इसको समझने के लिए चरक का एक मैं उदाहरण प्रस्तुत करता हूं कि अन्नमादान कर्मातु प्राण कोष्ठम प्रकर्षति तद्द्रवैर भिन्न संघातम स्नेहेन मृदुता गतम समानेन वधूतो अग्नि उदर्य पवनोद्वह काले भुक्तम समम सम्यक पचत्यायुर्विवर्धय। इसका अभिप्राय यह है कि जो कुछ भी हम आसित, पीत, लीड, खादित, ये 4 प्रकार के अन्न लेते हैं, ये प्राणवायु की प्रेरणा से हमारे आमाशय में पहुंचता है। वहां पर क्लेदक कफ इसके संघात को छिन्न भिन्न करता है, अर्थात इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और समान वायु की प्रेरणा से जो पाचक पित्त है वो प्रबल होकर के और भोजन को पचाता है और उसके पाचित अंश शरीर से अवशोषित होते हैं और शेष जो बच जाता है उसे मल संज्ञा है और वो मल के रूप में शरीर से बाहर आता है। इसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम कह रहे हैं काले भुक्तम समम सम्यक, ये क्या चीज है, इसको हम कैसे समझेंगे। पहली बात तो है कि अष्ट आहार विधि विशेषायतन, अष्ट आहार विधि विशेषायतनों का पालन करना आवश्यक है। उसके बाद जो है भोजन का काल होना आवश्यक है।
सम्यक भोजन का आवश्यक हो खाना आवश्यक है। सम्यक भोजन का मतलब क्या है? भोजन का संस्कार विधिवत रूप से किया गया हो और भोजन के जो घटक द्रव्य हैं, जो भी हम खा रहे हैं, हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, जो कुछ भी हम खा रहे हैं, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, वो ऋतु के अनुसार हो, उसकी प्रकृति के अनुसार हो। इसी के लिए अष्ट आहार विधि विशेष साहित्यों का वर्णन होता है। और उसके बाद भोजन का संस्कार बढ़िया किया गया है। भोजन करने का काल है, भोजन करने वाले प्रकृति के अनुसार है और भोजन करने के समय के अनुसार है, अर्थात ऋतु के अनुसार है। उसके बाद भोजन जब हम मुख में लेते हैं तो उसका सम्यक रीति से वहां पर चर्वण क्रिया होनी चाहिए, मैस्टिकेशन होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भोजन है वो सूक्ष्मतम कणों के रूप में आमाशय में प्रवेश करेगा। साथ ही साथ हमारे मुख में लाला ग्रंथियों के स्राव आते हैं, तो उन लाला ग्रंथियों के स्राव की क्रिया भी भोजन पे वहां पर मुख में होगी। उदाहरण के लिए हमारे मुख में विशेष रूप से सलाइवरी अमाइलेज या क्लाइडिन जिसको कहते हैं, वो स्रवित होता है और वो विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है और स्टार्च को डाइग्लिसराइड्स तक कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद वो भोजन निगलन प्रक्रिया के द्वारा आमाशय में जाता है। आमाशय में फिर अनेक क्रियाएं होती हैं। आमाशय में पहले तो उस भोजन का और जो है सूक्ष्मतम कणों में उसको ढाला जाता है। उसमें आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है, अम्ल सिक्रीट होता है, क्योंकि वहां पर जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम की क्रिया केवल एसिटिक माध्यम में ही होती है और वो वास्तव में इनएक्टिव फॉर्म में होता है। उसको एक्टिवेट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जरूरी है, जो कि ऑक्जेंटिक सेल से स्रावित होता है। इसके साथ साथ इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा वहां पर एक इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। वो इंट्रिंसिक फैक्टर भोजन में जो विद्यमान है विटामिन B12, उसके साथ एक क्रिया करके उसको एक ऐसे यौगिक में परिवर्तित कर देता है कि वो यौगिक पर, उस यौगिक पर जितने भी एंजाइम्स हैं, किण्व हैं, उनकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है और वो ज्यों का त्यों आगे बढ़ जाता है। दूसरा चीज है कि आमाशय से भोजन का अग्रसरण, आमाशय से भोजन एक साथ आगे जाएगा तो फिर पाचन में बाधा आ सकती है। इसलिए आमाशय से भोजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। तो आमाशय में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं जो कि फंडस से स्टार्ट होते हैं, फंडस ऑफ द स्टमक से, और वहां से वो इम्पल्स आगे बढ़ते 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 खाने को धकेलते हुए और पाइलोरिक एंड पर ले जाती है। पाइलोरिक एंड से थोड़ा सा भोजन आगे ग्रहणी, जिसको डियोडिनम कहते हैं, उसमें चला जाता है और शेष भोजन वापस फंडस की तरफ को आ जाता है। तो निरंतर 1 से 2 घंटे के तक यही क्रियाएं वहां पर होती रहती है। अब थोड़ा थोड़ा भोजन आगे ग्रहणी में या डियोडिनम में पहुंचता है तो उसका क्या फायदा है? पहली बात कि वहां पर ग्रहणी में जितने भी पाचक रस या एंजाइम्स या किण्व आएंगे वो एसिडिक मीडियम में कार्य नहीं करते, पहली बात। दूसरी बात, वहां पर जो है
जो प्रोटीन को पाचित करने वाले एंजाइम्स हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं, उनको एक्टिवेट करना होता है। तो ड्यूोडेनम में गॉल ब्लैडर से, पित्ताशय से पित्त आता है, बाइल आता है, जो भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारीय की तरफ को परिवर्तित कर देता है। दूसरा, जो बाइल साल्ट्स है उस बाइल में, वो फैट को इमल्सिफाई कर देता है। और तीसरी बात, उसी ड्यूोडेनम से कुछ ऐसे स्राव स्रवित होते हैं, इंट्रोगैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, जो कि उन एंजाइम्स को, जैसे कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, उसमें ट्रिप्सिन और क्राइमोट्रिप्सिन, ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ट्रिप्सिनोजिन के फॉर्म में होता है, और इसको इंट्रोगैस्ट्रिन जो है कन्वर्ट करके ट्रिप्सिन में बदल देता है, और वो ट्रिप्सिन जो है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदल देता है, और जिससे वहाँ पर प्रोभूजिन या प्रोटीन का पाचन हो पाता है। और एक जो लार्ज मॉलिक्यूल होता है प्रोटीन का, वो टूट टूट करके एमिनो एसिड्स के रूप में और वहाँ से अवशोषित होता है आगे जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसी प्रकार से जो फैट है वो वहाँ पर बाइल साल्ट्स के द्वारा इमल्सिफाइड होता है, साबुनीकृत होता है, और उसके बाद जो पैंक्रियाज से आने वाला जो है लाइपोलिटिक एंजाइम है लाइपेज, वो लाइपेज जो है वो केवल इमल्सिफाइड फैट पर ही कार्य करता है, और अगर वो इमल्सिफाइड फैट उसको मिलता है तो वो जो है उस फैट मॉलिक्यूल को 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, और वो आगे जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है। और कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स के रूप में तो बहुत कम पहुँचता है, डाइसैकेराइड्स या ट्राइसैकेराइड्स के रूप में पहुँचता है, और वहाँ पर पैनक्रियाटिक जो एमाइलेज है वो आता है, उसको मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज इसमें बदल देता है, और वो भी आगे जाकर के अवशोषित हो जाता है। और उसके बाद जो कटु अवस्था पाक है वो भी महत्वपूर्ण है। जो 3 अवस्था पाक बताए हैं, पहला जो है मधुर अवस्था पाक, दूसरा अम्ल अवस्था पाक, और तीसरा कटु अवस्था पाक। उसमें पाचित अंशों का, उसमें वायु की प्रधानता होती है, पाचित अंशों का लैक्टियल्स के द्वारा या जो है इंटेस्टाइनल विलाई के द्वारा अवशोषित होता है वो, और जो शेष पदार्थ रह जाता है वो मल के रूप में बाहर आ जाता है। अगर जो है वहां पर पाचित अंशों का अवशोषण नहीं होगा तो वहां पर फिर रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाती है, रिएक्शन शुरू हो जाते हैं, और जो माना प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स के रूप में टूट गया था वो फिर से लार्ज मॉलिक्यूल में बन जाता है। ऐसे ही जो है फैट ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में बन जाता है। तो ये कटु अवस्था पाक भी पाचन का महत्वपूर्ण अंग है। तो इस प्रकार से, और फिर वो पाचित अंशों का अवशोषित हो जाना महत्वपूर्ण है। यदि वो पाचित अंश अवशोषित नहीं हुए और वो रिवर्स प्रोसेस में भी नहीं गए तो वो बहुत ही क्षोभकारक होते हैं, इरिटेट होते हैं, और वो आगे जाकर के जो है पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा करके और द्रवी मल के रूप में बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर अग्निकर्म को देखा जाए और तीनों दोषों की उसमें भूमिका को देखा जाए तो पहले तो बिल्कुल काल का बिल्कुल उचित होना, भोजन काल का, और जो है काल के अनुसार भोजन। काल के अनुसार भोजन माने अगर वर्षा ऋतु है तो अम्ल पदार्थों की उसमें अधिकता होनी चाहिए, अगर हेमंत ऋतु है तो उसमें मधुर पदार्थों की अधिकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भोजन का वहां पर उचित काल होना, दूसरा काल के अनुसार भोजन होना, तीसरा भोजन संस्कारित होना। दालें अगर हम ऐसे ही चबाने लग जाएंगे तो उसका पाचन नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको पकाना जरूरी है। संस्कार वही है, पाचन पाक क्रिया जो बाहर होती है
मुख से बाहर खाने से पहले भौतिक जो बाहर की अग्नि है उसके द्वारा वो भोजन का संस्कार है। और हम विधिवत तन्मयता से मन लगा करके अगर भोजन करते हैं तो वो भोजन जो है हमारे पाचक अग्नि को बढ़ाता है, पाचित ठीक से होता है और हमारी शारीरिक और मानसिक अवस्था दोनों का अच्छा होना, सम्यक होना भी आवश्यक है। ये लिखा है कि अगर हम पथ्य के रूप में लघु अन्न का भी सेवन करते हैं और यदि हम चिंतित हैं, शोकाकुल हैं, भयभीत हैं और ठीक से सो नहीं पाए हैं तो भी भोजन जो है पाचित नहीं होता है। तो ये सब चीजें होना जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर मैस्टिकेशन इन द माउथ, भोजन का चर्वण कर्म बहुत सम्यक होना चाहिए। उसके बाद भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यम और श्रावों की उपस्थिति आवश्यक है। स्टमक में अम्लीय माध्यम जरूरी है, अम्ल का श्रवण जरूरी है और इंट्रिंसिक फैक्टर का श्रवित होना जरूरी है। उसके बाद जब हम जॉर्डिनम में भोजन पहुंचता है तो वहां पर भोजन का धीरे धीरे वहां पर आना जरूरी है और वहां पर पैंक्रेटिक जूस है, पैंक्रेटिक जूस आता है। उस पैंक्रेटिक जूस में लाइपोलिटिक एंजाइम होते हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। लेकिन वहां पर बाइल की उपस्थिति होना जरूरी है जो कि उसके माध्यम को भी बदलता है, फैट को एमल्सिफाइड करता है। फिर आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें से अवशोषण होना जरूरी है। तो इस प्रकार से सम्यक भोजन, सम्यक चर्वण, उसकी आंत्र में निश्चित आगे अग्रसरण की गति होना, भिन्न भिन्न स्थानों पर जो है माध्यमों का सही होना कि जहां अम्लीय चाहिए वहां अम्लीय माध्यम होना चाहिए, जहां क्षारीय माध्यम होना चाहिए वहां पर क्षारीय माध्यम होना और भिन्न भिन्न स्थानों पर जैसे मुख गुहा में जो स्लाइवरी एंजाइम है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पाचित करता है, स्टमक में प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, वहाँ आगे ड्यूओडेनम में जो है तीनों कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम से इनका होना जरूरी है। ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनको एक्टिवेट करना जरूरी है। तो ये सब क्रियाएं जब होंगी एक साथ तो पाचित होगा भोजन और यही अग्नि कर्म है। अर्थात अग्नि कर्म को अगर हम देखें कि वात का क्या रोल है तो वात का यहाँ पर जो कार्य है भोजन को निरंतर एक निश्चित गति से मुख गुहा से और आंत्र तक ले जाना का कार्य। उसके बाद जो है भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्रावों को स्रवित करने का कार्य, जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में लाने का कार्य। ये सारे कार्य जो हैं ये वात के हैं। फिर अवशोषण का कार्य भी वात का है। उसके बाद पित्त का कार्य, पित्त को हम यहाँ पर संज्ञा देंगे कि पित्त का अर्थात जो किंडो हैं जगह जगह पे स्थान स्थान पर, किंडो माने एंजाइम्स, मुख में टालिन है, स्टमक में पैप्सिन है, वहाँ ड्यूओडेनम में जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, एमाइलेज और जो है लाइपेज, ये एंजाइम्स हैं, एक्टिव फॉर्म में हैं। ये पित्त का कार्य है, वो तोड़ रहे हैं भोजन के बड़े घटकों को छोटे छोटे घटकों में। और कफ के कार्य हैं कि जो स्लाइवा हमारा स्रावित होता है, स्टमक में जो है म्यूकस सिक्रीट हो रहा है, वहां पर एक माध्यम बन रहा है अम्ली। फिर आगे ड्यूओडेनम में क्षारीय माध्यम बन रहा है, वहां पर जो है जो द्रवता है वो कफ है। तो इस प्रकार से भोजन का बिल्कुल संस्कारित भोजन होना चाहिए।
भोजन जो है इसका काल होना चाहिए, भोजन ग्रहण करने का भिन्न भिन्न स्थानों पर उचित माध्यम होना चाहिए, भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के स्राव स्रोत होने चाहिए, एक्टिवेशन होना चाहिए, जो इनएक्टिव एंजाइम से है उनका कन्वर्जन एक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, और पाचित अंशों का अवशोषित होना चाहिए। ये सब कार्य मिलकर के अग्निकर्म है। यदि ये सम्यक रूप से हो रहा है तो अग्नि सम है, सम्यक है, और यदि इसमें से एक भी फैक्टर गलत होगा तो हमारे भोजन का पाचन बाधित हो जाएगा, हमारी अग्नि सम नहीं रह जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी या अन्य प्रकार की हो जाएगी। तो यही अग्निकर्म है। धन्यवाद।